नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, पहले तो कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। आज जो है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं, समास की चर्चा हम कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जैसे कि उसमें हमने पढ़ लिया था आपके द्विगु समास। आज जो हम उसी के आगे तीसरा जो मुख्य समास है, जो संस्कृत के अंतर्गत तीसरा मुख्य समास है और हिंदी में जिसको आप पांचवा मुख्य समास कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है आपके द्वंद्व समास। तो आखिर ये द्वंद्व समास क्या होता है और हम इसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे। पहले मैं आपको द्वंद्व शब्द का अर्थ बता देता हूं। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? तो द्वंद्व का अर्थ होता है अपने आप में बराबरी। यानी अपने आप में बराबरी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो पद दे रखे हैं ना, वो अपने आप में बराबर, यानी कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, न ही कोई उपमान उपमेय है, न ही कोई विशेषण विशेष है। यानी जो पद दे रखे हैं सारे, वो सारे पद अपनी अपनी जगह पे क्या है, बराबर है। क्योंकि ये द्वंद्व जो शब्द है वो प्राचीन समय के द्वंद्व जो युद्ध होते थे उससे बना है, और द्वंद्व युद्ध होता था हमेशा दो बराबरी वालों के बीच में। तो इसकी परिभाषा से हम इसको समझते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है आखिर? तो जहां समास में प्रत्येक जो पद रहता है, प्रत्येक पद प्रधान होता है, प्रत्येक पद प्रधान होता है, वहां आपके ये जो है द्वंद्व समास होता है। वहां द्वंद्व समास होता है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा इसकी। जैसे मैंने आपको बता दिया, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? बराबरी। तो जो भी पद होंगे ना द्वंद्व समास में, वो सारे पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। ठीक है, और आसान है बिल्कुल इसको पहचानना। अब अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये संस्कृत के मुताबिक तो आपके तीन अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, जिसमें एक आपके त्रितर द्वंद्व होता है, एक शेष द्वंद्व होता है और समाहार द्वंद्व होता है। लेकिन मैं उतना डीप में जाकर के आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको केवल जो है ना इसके सीधे से आपको उदाहरण बता देने वाला हूं। जैसे मैंने पद लिखा, पहले पहल राम लक्ष्मण। अब राम लक्ष्मण आप पद जब देखते हैं तो इसमें कितने शब्द है? दो शब्द है। एक है इसमें राम और दूसरा पद है लक्ष्मण। ठीक है, तो जितने पद होते हैं ना, वो सारे पद क्या होते हैं? इसमें प्रधान होते हैं। और अगर आप इसको हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हिंदी में इसको क्या लिख दिया जाता है? बीच में एक डैश कर दिया जाता है, राम। ठीक है, और ये लक्ष्मण। ठीक है, जैसे आप हिंदी में क्या करते हो? और लगा देते हो बीच में, तो इसका हिंदी विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी विग्रह हो जाएगा राम और लक्ष्मण। हिंदी में तो बिल्कुल आसान ही है, जितने पद होते हैं उतनी बार आपको, ठीक है, और लिख देना होता है राम और लक्ष्मण। और एक पद और होता है अगर, तो राम कौमा लक्ष्मण और सीता। लेकिन इसका संस्कृत विग्रह थोड़ा जो है वो हिंदी से अलग होगा। संस्कृत विग्रह कैसे होगा? देखो, जितने पद है राम है और लक्ष्मण, कितने पद होंगे इसमें? दो। तो इसमें दो पद है, तो संस्कृत में जितने पद होते हैं उतनी बार च का हम प्रयोग करते हैं। और च का प्रयोग करेंगे तो दोनों पद जो है ना वो प्रथमा के एकवचन में लिख करके बाद में हम च लिख देंगे। तो राम शब्द का प्रथमा एकवचन होता है आपका क्या? तो वो होता है रामहम, और फिर हो जाएगा आपके च। उसी तरह दूसरा पद है आपका लक्ष्मण, तो क्या लिख दिया आपने? लक्ष्मण और च। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, कैसे पहले वीडियो बना चुका हूं मैं आपके संधि से संबंधित। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई विसर्ग के पश्चात अगर किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है तो विसर्ग को स आदेश करते हैं, और स के पश्चात अगर च आता है तो उस विसर्ग को हम स सलगम वाला आदेश कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके रामस च, और ये हो जाएगा आपके लक्ष्मणस च। यानी जितने पद है उतनी बार च लिख करके आपको इसका विग्रह कर देना होता है। ठीक है, उसी तरह इसका देखो, मैंने पद लिखा कृष्णा अर्जुनो, क्या लिख दिया? कृष्णा अर्जुनो। अब कृष्णा अर्जुनो में भी कितने पद है आपके पास? दो पद है। तो जितने पद है उतनी बार उसको प्रथम विभक्ति में लिख करके बाद में च लिख देना है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह? तो हो जाएगा कृष्णश्च, और दूसरा पद है आपके इसमें अर्जुन, तो हो जाएगा अर्जुनश्च। अगर आप इसका हिंदी विग्रह करोगे तो कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, फिर एक तीन पद वाला बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा हरि हर गुरव। अब जब आप इस पद को देखते हैं तो एक इसमें पद है हरि, एक है हर, और तीसरा पद है गुरु। तो जब ये दो पद थे तो दूसरा पद हो रहा था आपके द्विवचन में। अब जब यहाँ पे हो गए आपके तीन पद,
तो जो तीसरा पद है वो आपका है बहुवचन का। तो अब हरि, हर और गुरु, तीन पद हो गए इसमें, हरि, हर और गुरु। तो जब इसका विग्रह करेंगे हम, तो इसका विग्रह करते समय जितने पद मैंने आपको बताया उतनी बार आपको इसका क्या करना है, च का प्रयोग करना है। और ये हरि इकारांत है, हर फल से आपके अकारांत है और गुरु उकारांत है। पूरे प्रतिमा के एक वचन में लिखे जाते हैं, तो प्रत्येक में पीछे विसर्ग होता है और विसर्ग होने के कारण सब में ये स वाला जो नियम अभी बताया मैंने आपको वो सभी में जुड़ेगा। ठीक है, साथ ही बताता चलो आपको, हरि जो पद है वो हरिपद विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, हर जो है वो भगवान शंकर यानी महादेव जी का पर्यायवाची होता है, और गुरु शब्द जो है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें आपके हो गया पहला पद है हरि, पीछे विसर्ग होता है, इसमें विसर्ग होने के कारण क्या बन गया, ये स बना और च हो गया, हरिश्च। दूसरा पद हो गया इसमें हरश्च, और तीसरा पद है आपके इसमें क्या, गुरु, तो वो क्या हो गया, गुरुश्च। तो हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च, ये हो गया आपके हरिहर गुरव। अगर आप इसको हिंदी में विग्रह करोगे तो हरि, फिर आपके कॉमा लगा दिया जाता है हर, और उसके बाद गुरु, हरि, हर और गुरु, इस तरह से आपको इसका विग्रह हो जाएगा। फिर देखते हैं हम एक शब्द लिखा मैंने, ये दूसरे टाइप का अलग सा है जो संस्कृत में होता है पितृ, इसको हम कहते हैं एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास का मतलब ये होता है कि जहां पे एक ही पद जो है ना वो शेष रहता है और वो एक पद जो है वो आपके पुल्लिंग का शेष रहता है। अब पितृ जो पद है वो बना है द्विवचन में, पिता, पितृ द्विवचन का है, ये प्रतिमा का द्विवचन है। अब क्योंकि पुल्लिंग का पद है और द्विवचन है, तो इनमें जिसका जिसके साथ जोड़ा होता है विग्रह करते समय उसको लिख दिया जाता है। तो ये पितृ शब्द को लिखा जाएगा, तो पिता का जोड़ा किसके साथ, तो पिता का जोड़ा वापिस, ठीक है, सीधी सी बात है, मां के साथ होगा, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके माता च पिता च। अब देखो मैंने, क्योंकि मातृ शब्द से और पितृ शब्द से बनने वाले जो प्रतिमा के एक वचन होते हैं उनमें पीछे विसर्ग नहीं होता है, इसलिए पहला पद लिखा है माता च पिता च। कई बार बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो हमने सब में श बीच में डाला, यहाँ पे क्यों नहीं डाला है। तो ये जितने भी पूर्ण ऊपर वाले पद थे सारे में जो प्रतिमा के एक वचन हो रहे थे उनमें विसर्ग था, इसलिए मैं सब में स डाला बीच में, और यहाँ पे विसर्ग में होने के अगर माता च पिता च इसको अलग अलग करके लिख दिया है। अच्छा, इसी की तरह इसको भी ये इस प्रकार से भी लिखा जाता है कई बार, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, दोनों का विग्रह है ना, आपको ध्यान रखना है कि दोनों का विग्रह एक ही जैसा है, चाहे मैं केवल पितृ शब्द लिख दूं तब भी, या मैं माता पितृ लिख दूं तब भी, इसका भी विग्रह उसी के समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माता च पिता च। और इसको आपको हिंदी में इसमें कैसे पूछा जाता है, तो ये भी बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में तीन क्या करते थे, बीच में डैश लगा देते हैं, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माता और पिता। ये बिल्कुल आसान सा इसका हिंदी विग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, वो पद है ये पाणी पादम। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है, ये कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। पाणी पादम, पाणी आपको पता ही, आपको कहते हैं पादम यानी चरण। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो ये क्या, इसमें संस्कृत में क्या होता है कि ये समाहार द्वंद्व होता है। समाहार यानी एक समूह दिखाएगा, क्योंकि हाथ और पैर ये हमेशा जोड़े में होता है, समूह के रूप में होता है। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका विग्रह हो जाएगा आपके पाणी च, और दूसरा पद है पादव च। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने पद उतनी बार च लिखा जाएगा, तो इसमें आपको देखो पाणी, पाणी का द्विवचन होता है, ये एक वचन पाणी, इसमें विसर्ग होता है, और पादम पादव ये द्विवचन, इसमें भी ये द्विवचन है, तो पाणी च पादव च। ठीक है, ये आपका इसका विग्रह हो गया। कई बार इसमें पीछे समाहार च, ठीक है, पाणी च पादव च तयो समाहार, यानी इन दोनों का समूह। अगर नहीं भी लिखते हो तब भी चलता है, और इसका हिंदी विग्रह हो जाएगा हाथ और पैर। ठीक है मित्रों, और एक अंतिम शब्द और बता देता हूं जिसमें आपके एक से इस वाला ही है। अब जैसे मैंने पद लिखा फलानी, अब ये फलानी जो पद है ये आपके प्रथमा का बहुवचन है, जिसमें रूप चलते हैं फलम फले फलानी। और फलानी जो प्रथमा का बहुवचन है, तो इसका मतलब बहुवचन कहते किसे, तो बहुवचन का अर्थ होता है आपके जिसमें संख्या में दो से ज्यादा अंक होते हैं, वो आपका बहुवचन होता है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन होता है, अंग्रेजी में भी आपके सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में आपके पास वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो दो से अधिक वस्तुओं का भेद कराता है उसको हम बहुवचन के नाम से जानते हैं। तो यार भी जब मैं इसको कह रहा हूं फलानी, तो इसका मतलब यहाँ फल कितने, दो से अधिक है। तो जब इसको विग्रह करेंगे तो इसमें कम से कम हमको फल को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो इसको लिखा जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा आपके फलम च, ये पहला पद, इसमें भी इसमें म को आपको अनुस्वार है, अनुस्वार को आपके, ठीक है,
च वर्ग होने के कारण अनुस्वार को च वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हुआ है। ठीक है, फलम च ये आपके असवर्ण संधि होती है जो आपको ये करवाती है। दूसरा भी आपके फलम च और तीसरा भी आपके हो जाएगा इसमें फलम च। ठीक है, तो क्योंकि ये पद बहुवचन में था और मैंने आपको बताया संस्कृत में वचन जो होते हैं ना 3 होते हैं और बहुवचन जो है आपको उसमें 3 से काउंट होता है। तो फलम च फलम च फलम च, तो इस तरह से आपको इसका विग्रह कर देना है। अगर आप इसको हिंदी में करोगे तो फल कॉमा फल और फल, यानी 2 से ज्यादा फल होते हैं वो आपके बहुवचन में काउंट हो जाते हैं आपके संस्कृत में। तो ये हो गया आपके मित्रों द्वंद्व समास। बिल्कुल आसान है, जहां समास में प्रत्येक पद प्रधान होता है वहां आपके द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार से होता है। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, एक होता है एक शेष द्वंद्व और एक होता है समाहार द्वंद्व। लेकिन मैंने आपको तीनों को एक करके बताया क्योंकि मोस्टली परीक्षा में जो है आपके ठीक है 10वीं तक बच्चों में द्वंद्व समास पूछा जाता है और उसका उदाहरण पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 पद, एक तो ये और ये पद जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जितने पद है उतनी बार आपको च लिख देना है विग्रह करते समय। हिंदी में बिल्कुल आसान है और लगा देना होता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके द्वंद्व समास। और आगे के वीडियो के लिए आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितना हो सके शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।